हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो एकेडमी। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएसपी। काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है। कल गवर्नमेंट ने खरीफ सीजन के लिए कुछ मैंडेट क्रॉप जो हैं खरीफ सीजन की, उनके लिए एमएसपी रिलीज़ कर दी है। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो ये टॉपिक हमेशा ट्रेंडिंग में रहता है, रबी सीजन में भी, खरीफ सीजन में भी। तो आने वाले जो एग्ज़ाम्स है आपके IBPS FO मेंस के पेपर में क्वेश्चन बनने के आसार रहते हैं, और नाबार्ड का पेपर होने वाला है, वहाँ भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो 10 मिनट मुझे दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा क्या है एमएसपी, कैसे कैलकुलेट करते हैं, और कौन से क्रॉप के लिए इस बार हाईएस्ट गया है, हाईएस्ट इंक्रीज़ किस में हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो एमएसपी क्या होता है आपका? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ध्यान से समझो, कहानी की तरह है। जैसे फार्मर है हमारे इंडिया में, किसान क्या करते हैं, अपने क्रॉप उगाते हैं। अब क्रॉप उगाने के लिए क्या लगता है उनको? इनपुट लगते हैं, इरीगेशन का खर्चा लगता है, उसके साथ साथ सीड, अगर सीड खरीद के लाते हैं, हाइब्रिड सीड वगैरह लेके आते हैं तो उससे खर्चे लगते हैं। तो ओवरऑल कॉस्ट वगैरह लगाकर तब प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन करने के बाद उनकी हार्वेस्टिंग होती है। हार्वेस्टिंग करने के बाद वो मार्केट में लेके जाते हैं अपना क्रॉप। ठीक है, तो मार्केट में क्या रहता है कि बिचौलिए बैठे होते हैं जो कि प्राइस बहुत कम कर देते हैं। यानी कि वो लोग गुड बना के बैठे होंगे कि देखिए, जैसे जैसे ही फार्मर आएगा हम लोग इतना ही प्राइस बोलेंगे, सब लोगों को बोल देते हैं कि इतना ही प्राइस बोलना है, ताकि फार्मर उसी प्राइस पे बेच के चला जाए। तो ऐसे इसी वजह से फार्मर को अपना जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहता है वो मिल नहीं पाता है। ठीक है, घाटे में रह जाता है फार्मर लो प्राइस की वजह से। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि देखो, आपको टेंशन लेनी नहीं है, हमारे पास आओ आप। हम क्या करते हैं, आपके लिए एक मिनिमम प्राइस सेट करके देते हैं, मिनिमम प्राइस। ठीक है, जिस पे आपको इसको सेल करना है। जो भी आप मैंडेट क्रॉप हैं खरीफ में और रबी में, जो भी मैंडेटरी क्रॉप हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि आपके लिए मिनिमम प्राइस सेट करके देंगे। और ये कब होता है? जब क्रॉप सोइंग से पहले ही अनाउंस कर देते हैं एमएसपी को। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फ़ायदा कर देता है किसानों को। क्या होता है कि थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि गवर्नमेंट ने इस क्रॉप के लिए इतनी एमएसपी निकाल दी है, तो हमें उसकी खेती करनी है। जैसे कि इस बार अभी पैडी के लिए एमएसपी इंक्रीज़ हो गई, कितना परसेंटेज बढ़ा हुआ है। फार्मर एनालिसिस करेगा उसका सबसे पहले कि कौन से क्रॉप के लिए कितनी एमएसपी बढ़ी है, उसी हिसाब से अपना बेनिफिट के लिए उसकी खेती करेगा। ठीक है, ताकि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो और सेलिंग प्राइस हो उसकी थोड़ी सी हैवी मिले और मार्जिन उसका बचे वहाँ पे। तो ये है आपका मिनिमम प्राइस, जो कि एमएसपी के रूप में आती है। इसी को बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि गवर्नमेंट देती है। अब इसको रिकमेंड कौन करता है? CACP के बारे में आगे देखेंगे। और अप्रूव कौन कर सकता है, अनाउंस कौन करता है? CCEA। अब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब एमएसपी इम्पॉर्टेंट, इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्यों इम्पॉर्टेंट है भैया? एक तो भैया जो डिस्ट्रेस सेल हो रहे हैं फार्मर के पास कि जल्दी से आके उसको बेचना ही बेचना है, उसके जो स्टोरेज में पड़े हुए हैं अनाज वो ख़राब हो रहे हैं, चलो किसी भी प्राइस पे बेच दो, भले प्राइस उसका हाफ मिले या फिर बहुत कम मिले, फिर भी बेच दो। तो ये डिस्ट्रेस सेल ना हो, ये रोकने के लिए एमएसपी काफ़ी ज़्यादा ये कारगर साबित होता है कि उसको प्राइस सपोर्ट मिल जाता है डिस्ट्रेस सेल के टाइम पे। मेंटेनिंग द बफर स्टॉक, अगर बफर स्टॉक को मेंटेन करना हो तो ये भी ज़्यादा हेल्प करता है एमएसपी। और गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं, जैसे कि गरीब कल्याण योजना, जो हमको कोटा के थ्रू राशन वगैरह मिलता है, तो प्रोक्योर करता है, FCI प्रोक्योर करके रखता है सारे अनाज को। और गरीब कल्याण योजना को रन करने के लिए भी एमएसपी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और डिसीजन मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। एमएसपी जो है अनाउंस होता है सोइंग के पहले, तो थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प हो जाती है फार्मर के लिए कि कौन से क्रॉप के लिए हमें ज़्यादा एमएसपी मिलेगी, ज़्यादा मार्जिन मिलेगा, उसी क्रॉप को ग्रो करते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए हेल्प करता है। तो इंपॉर्टेंस में कोई क्वेश्चन मत है, वाई एमएसपी इज़ इम्पॉर्टेंट, तो ये सारे 4-5 पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और रिकमेंड कौन करता है? रिकमेंडेड बाय CACP। और अनाउंस और अप्रूव कौन करता है? CCEA। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। तो CACP क्या होता है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो कि 1985 से ये है, और सिंस 1985। और एग्जिस्टेंस की बात करें, जो हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन चल रहा था उस टाइम से एग्जिस्टिंग में है। पहले दूसरा नाम था, अभी 1985 से इसका नाम ही चेंज कर दिया CACP के द्वारा। अब हमें पता है कि ये अप्रूव कौन करता है? CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर्स। तो ये सिर्फ और सिर्फ MSC ही नहीं अप्रूव करते हैं, बहुत सारे स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम्स हैं, उसको भी अप्रूव करता है। जैसे कि यूरिया को सब्सिडी देनी है कि नहीं देनी है। अभी CCEA के द्वारा अभी आपका सल्फर कोटेड यूरिया, जो कि यूरिया गोल्ड के नाम से जाना जाता, उसको भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था।
ठीक है, ये दोनों बॉडीज़ के बारे में आप समझ गए। आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैंने जो पीडीएफ दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैंने टेलीग्राम पे पीडीएफ शेयर किया था पूरा एमएसपी के बारे में डिटेल एक पीडीएफ, तो उसको डाउनलोड करके इनके बारे में आप पढ़ लीजिए डिटेल में। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है उसके बारे में समझते हैं। इसमें कुछ अलग अलग कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट है। पहला क्या है, A2 + FL, जो कि अभी के टाइम पे कंसीडर करके ये गवर्नमेंट इसी के रूप में एमएसपी देती है। देखो इसमें क्या है, किसमें क्या है, घाटा क्या है फार्मर का। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट बोलती है कि A2 और FL को ही कंसीडर करेंगे हम। A2 में क्या है आपका एक्सपेंडिचर ऑफ इनपुट, जो भी इनपुट का कॉस्ट लग रहा है वो हम देंगे। और फैमिली लेबर, मतलब कि जो किसी के परिवार में फैमिली लेबर है वो उनका खर्चा वगैरह फैमिली लेबर के थ्रू ही चल रहा है, तो वो हम कंसिडर करेंगे सिर्फ, उसके अलावा कुछ नहीं कंसिडर करेंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या बनाया है, गवर्नमेंट ने क्या रखा है इनका, जो अभी के टाइम पे चल रहा है कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट, जो फार्मूला निकल के आता है 1.5 टाइम ऑफ A2 + FL। ठीक है, इस फार्मूले पे गवर्नमेंट काम करती है। अभी टाइम पे जो प्रोटेस्ट हुआ था सभी फार्मर्स का, उनका क्या रिकमेंडेशन था कि भैया हमें ये नहीं चाहिए, उसके साथ साथ ये भी करो, A2 + FL तो चाहिए ही चाहिए, इनका तो कॉस्ट आप कंसिडर करो ही, उसके साथ साथ रेंट ऑफ लैंड। बहुत सारे फार्मर हैं जो कि अधिया खेती करते हैं, उनके लैंड का रेंट भी हमें कंसिडर करो। अदर कॉस्टेड भी आपको कंसिडर करना होगा, जो भी फार्मर लगा रहा है, बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, सब कुछ आपको देना पड़ेगा, तभी हम मानेंगे। तो C2 का मेथड है कैलकुलेशन का एमएसपी, वो है A2 + FL + रेंट ऑफ लैंड + ऑल अदर कॉस्टेड। तो ये सारा फार्मूला जो है, इसके ऊपर फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भैया ये हमें देना चाहिए। ये रिकमेंड किसके द्वारा किया गया था, जो हमारे M.N. स्वामीनाथन जी हैं, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन के, तो उन्होंने रिकमेंड किया था, उनकी कमेटी ने रिकमेंड किया था कि ये होना चाहिए। अभी गवर्नमेंट इस पे कंसीडर नहीं कर रही है जो एमएसपी है। तो इनका क्या फार्मूला, 1.5 टाइम ऑफ C2। ठीक है, C2 में क्या क्या आ रहा है आपका, A2 + FL + रेंट ऑफ लैंड + ऑल अदर कॉस्ट। अब इसमें A1 के अंदर कौन से कॉस्ट आते हैं, A2 के अंदर कौन से कॉस्ट आते हैं, और FL में हमने आपको बता दिया। तो इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानना है तो आपके लिए मैंने जो पीडीएफ दिया है उसमें एक्सप्लेन कर दिया क्या क्या कॉस्टेज आते हैं। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना कि अभी टाइम पे जो करंटली कंसिडर किया जा रहा है ये कौन सा फार्मूला है, 1.5 टाइम A2 + FL, और जो फार्मर डिमांड कर रहे हैं, जो भी स्वामीनाथन जी के द्वारा रिकमेंड किया गया था, वो कौन सा है, 1.5 टाइम ऑफ C2। ठीक है, जो कि अभी के टाइम पे गवर्नमेंट इसको रिकमेंड नहीं कर रही है, इसको कंसिडर नहीं कर रही है। तो टोटल 22 क्रॉप हैं जो कि एमएसपी के अंडर में आते हैं। गवर्नमेंट बोलती है कि हम 22 क्रॉप हैं जो इंपॉर्टेंट मैंडेट क्रॉप है, उन्हीं के बारे में, उन्हीं के लिए हम एमएसपी रिलीज़ करेंगे। तो खरीफ में कुछ क्रॉप हैं मेन, रबी में कुछ हैं, अदर में हैं, और कमर्शियल कुछ क्रॉप हैं। अब खरीफ पे टाइम पे अभी रिलीज हुआ है। अब देखते हैं कैसे याद करेंगे आप लोग। ज्वार, बाजरा और रागी, ये आपके 3 इंपॉर्टेंट मिलेट क्रॉप हो गए। ठीक है, तो मिलेट्स को मिलना ही मिलना है। गवर्नमेंट काफ़ी दिनों से 2018 में आपको पता होगा कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट मनाया गया, 2023 में आपका नेशनल ईयर ऑफ मिलेट मनाया गया। तो मिलेट पे ज़्यादा जोर है, तो इनको तो मिलना ही मिलना है। और अच्छी बात यह है, मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ कि आप देखेंगे रागी जो है आपका, रागी को कितना हाईएस्ट इंक्रीज मिला है इन सीरियल्स में देखेंगे तो आप, और बाजरा को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हाईएस्ट इंक्रीज मिला हुआ है। ठीक है, जो मैंने एक पेज डाला हुआ था वहाँ पे पड़ा हुआ है, टेलीग्राम पे जाके देखिएगा, उसमें डायरेक्टली कटिंग है आपकी PIB की, उसमें आपको साफ साफ नज़र में आ जाएगा। तो ये चीज़ें हो गई, ज्वार, बाजरा और रागी 3 मिलेट हैं इंपॉर्टेंट। पैडी और मेज जो ज़्यादातर हम खाते हैं, स्टेपल फूड के अंडर में आते हैं। तो पैडी और मेज को मिलना ही मिलना है। ठीक है, आपका चावल और मक्का, तो मक्का और चावल को भैया MSP दिया जाता है खरीफ के सीज़न में। अभी आपका दोनों अभी जल्दी ही सोइंग होने वाली है, अभी नर्सरी तैयार हो रही है, ट्रांसप्लांटिंग जल्दी शुरू होगी जैसे 1-2 बारिश हो जाएगी। उसके बाद आपके पल्स क्रॉप में जो भी दाल हम खाते हैं, इंपॉर्टेंट दाल, मूंग दाल है, उड़द है, अरहर, तुअर। ठीक है, अरहर वाली दाल। तो ये 3 दाल हैं जिसके लिए खरीफ सीजन में गवर्नमेंट MSP रिलीज़ करती है। उसके बाद आपका इसमें ऑयल सीड क्रॉप, ऑयल सीड में आपका सोयाबीन हो गया, सनफ्लावर हो गया और सीसम। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप हैं, उसके साथ साथ ग्राउंड नट। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप हैं जिनके लिए गवर्नमेंट खरीफ सीजन में MSP रिलीज करती है। अब यहाँ पे देखो, अब स्टेपल में हमने देख लिया, और उसके साथ साथ रबी सीजन में 2 क्रॉप हैं, वीट और बारले, जिनके लिए गवर्नमेंट MSP रिलीज़ करती है, वीट आपका बारले। ठीक है,
पल्स क्रॉप में आपका रबी सीजन में कौन सा क्रॉप आता है? ग्राम आ गया, लेंटिल, ये आपके पल्स और दाल में आते हैं रबी सीजन में। और ऑयल सीड की बात करें तो मस्टर्ड और रैप सीड, तो ये 2 क्रॉप हैं जो कि रबी सीजन में ऑयल सीड क्रॉप के अंडर में आते हैं। उसके अदर क्रॉप की बात करें तो अदर क्रॉप में ये 2 इम्पॉर्टेंट हैं, कॉटन और नाइगर सीड। तो अभी जो उछाल देखने को मिला है नाइगर सीड में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसको पूछ सकते हैं, मैंने पोल्स भी डाला था टेलीग्राम पे कि एब्सोल्यूट इंक्रीज़ की बात करें तो ये आपका नाइगर सीड, ये थोड़ा ऑयल सीड में आता है, हमने अदर में रखा हुआ है। तो नाइगर सीड को एब्सोल्यूट इंक्रीज़ में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंक्रीज़ नाइगर सीड को मिला है एमएसपी में बात करेंगे तो, ठीक है। ओवरऑल क्रॉप की बात करते हैं तो कमर्शियल क्रॉप की बात करते हैं तो आपका जूट और कोपरा यानी कि जो आपकी नारियल की खली होती है अंदर की जो गरी होती है, उसके लिए अभी पिछले साल इन्होंने ऐड किया कोपरा का एमएसपी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कोपरा क्रॉप है। और साउथ रीजन में आपका केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु के रीजन में जहाँ पे ज़्यादा ग्रो किया जाता है उन फार्मर को इसका अच्छा दाम मिले, उसके लिए गवर्नमेंट ने कोपरा के लिए भी एमएसपी रिलीज़ की है। तो ये आपके कुछ क्रॉप्स हैं जिनको आपको याद रखना है अलग अलग सीजन में किसके लिए गवर्नमेंट एमएसपी डिसाइड कर रही है, ठीक है। तो एक बार ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे कौन कौन से क्रॉप हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? हाँ, एक क्रॉप और है आपका शुगर कैन। शुगर कैन के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि इसके लिए कोई एमएसपी रिलीज़ नहीं होती है, इसके लिए क्या रिलीज़ होता है? एफआरपी, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। इसको भी आपका सीएससीपी रिकमेंड करता है, अप्रूव कौन करता है? सीसीईए, ठीक है, सेम चीज़ है। अब इसमें क्या है कि कई बार स्टेट इसका एफआरपी प्राइस तय करती है और कई बार सेंटर तय करती है। जब स्टेट तय करती है तो उसका जो प्राइस होता है एफआरपी का शुगर कैन के लिए काफ़ी ज़्यादा हाई होता है एज़ कम्पेयर टू सेंटर जो आपका अप्रूव करता है। तो बहुत सारे स्टेट हैं जैसे कि महाराष्ट्र और यूपी, ये क्या करते हैं कि अपने स्टेट के लिए एफआरपी काफ़ी ज़्यादा हाई रखते हैं। शुगर कैन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि इन 2 स्टेट में, यूपी की और महाराष्ट्र की, कि बोलती है कि हम भैया आपको बढ़िया प्राइस दे रहे हैं एफआरपी शुगर कैन के लिए, तो आप आराम से उगाइए, ठीक है। अब कोई टेंशन नहीं है, बिचौलिए बीच में आएंगे नहीं, आप आराम से उगाइए, हम आपको अच्छे दाम पे शुगर कैन खरीदेंगे। तो इसके लिए शुगर कैन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए स्टेट क्या करती है कि प्राइस थोड़ा सा बढ़ा देती है एफआरपी की, ठीक है। तो ये हो गया शुगर कैन के लिए, ज़्यादा और इम्पोर्टेंट पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, इतना काफ़ी है। अगर आप इतना भी ध्यान से देख लिए जो कि आपके एएफओ के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी, उतना तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। डेट वगैरह पूछ लेंगे, सीएससीपी और सीसीए के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, एग्जैक्ट डेट क्या होता है, और बाकी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। कैलकुलेशन में मैंने ये सब समझा दिया, बस ध्यान रख लेना कि A2, A1 और FL के अंदर में क्या क्या कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट आते हैं, जो कि मैंने PDF आपको शेयर कर दिया है टेलीग्राम पे, ठीक है। सो इसको यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम पे हमसे जुड़े रहिए, आपको वहाँ पे पोल्स वगैरह मिल जाएंगे जो भी रहेगा। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, हमें आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, हमारी ID है एग्री विमल, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसको यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास तक के लिए, धन्यवाद।